हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको कार्बोनाइन बताया गया था और उसमें कार्बोनाइन के स्टेबिलिटी के लिए कुछ क्वेश्चन बताए गए थे। आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है वो और एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या क्राइटेरिया है वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेंजीन का रिंग, बेंजीन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं और फिर उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। वो इसलिए पढ़ना है ताकि हम लोग को अपने 12th के सेक्शन में जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसके लिए वो बेंजीन का पढ़ा हुआ होना, उसके बेसिक प्रिंसिपल रिएक्शन को जानना जरूरी। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी। क्या लिख रहे हैं हम कि एक कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। हम आपको पहले बताए थे जब नोमेनक्लेचर कर रहे थे कि बेंजीन रिंग हो तो हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। आज हम आपको टोटल बताएंगे कि एरोमेटिक होने के लिए क्या क्राइटेरिया है और कैसे हम लोग किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कहेंगे। लिख रहे हैं अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक it must satisfy the following criteria। कुछ क्राइटेरिया है, वो होने के बाद ही कंपाउंड एरोमेटिक होगा। क्या क्या क्राइटेरिया है उसके लिए? पहला, aromatic compound must have a cyclic structure। पहली बात क्या है कि एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड का साइक्लिक होना जरूरी है। दूसरी बात, the compound must be planar। एक प्लेन में होना चाहिए मॉलिक्यूल, यानी कि प्लेनर होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया है साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा क्या है? प्लेनर होना चाहिए। तीसरा, it must contains a conjugated pi system। कंजुगेशन क्या है ये आपको बताया गया है रेजोनेंस में। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल सिंगल प्लस, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लोन और डबल सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसको आप फ्री रेडिकल बोलते थे, सिंगल इलेक्ट्रॉन। यानी कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए और उस पे कंपाउंड में एक कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का। चौथा, इट मस्ट कंटेन्स अ delocalized must contains delocalized pi electrons। पांचवी बात, इट मस्ट हैव sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड एटम इन द रिंग। क्या कहा गया आपको कि जो साइक्लिक रिंग हो उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, उसमें डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का, और एक बहुत जरूरी बात कि या तो सभी कार्बन sp2 हो या sp हो। sp3 यानी कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो sp3 हो जाता है और इसलिए वो एरोमेटिक होने के कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाता है, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर पाता और उस पर हम लोग एरोमेटिक नहीं होता है वो। तो कार्बन या कोई एटम जो उसके साथ हो, या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या फिर
sp हाइब्रिडाइज्ड। एक लास्ट जो बहुत जरूरी पॉइंट है इसके लिए, वो हम करने जा रहे हैं, आप लिख लिए होंगे इसका। सबसे पहला क्या है कि एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, और जो भी एटम उस रिंग के अंदर हो वो या तो sp हो या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। हम लोग मिटा रहे हैं। तो मित्रों 5 कैरेक्टर अभी तक हम आपके लिए लिखे हैं, और छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक होने के लिए, द कंपाउंड must follow Huckel's rule। क्या है ये? दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी कि कंपाउंड्स के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए वो 4n+2 के बराबर होना चाहिए, और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का हो जाना हकेल्स रूल कहलाता है। क्या है? जहां पर n क्या लेना है, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, आप कुछ भी ले सकते हैं। अभी बताएंगे कैसे अप्लाई करते हैं इसको 4n+2 यानी कि हकेल्स रूल को। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मित्रों देख के पता चल गया होगा आपको कि ये बेंजीन का रिंग हम लोग ड्रॉ किए हैं। अब देखो हम लोग देखेंगे कि बेंजीन का रिंग एरोमेटिक है या फिर नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ क्राइटेरिया पहले देखते हैं, हर एक कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो किसी बेंजीन जब कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, यानी कि प्रत्येक कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। साइक्लिक है, एक प्लेन में है यानी कि प्लेनर है, सभी कार्बन sp2 है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल यानी कि कंजुगेशन भी है, और कंजुगेशन है तो डीलोकलाइजेशन भी होगा। अब देखते हैं हम लोग अपना लास्ट कैरेक्टर जो हम लोग देखे हैं उसको हैकेल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, तुम जानते हो कि मल्टीपल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा और एक बॉन्ड होता है पाई। इस तरह से अगर पाई बॉन्ड देखे तो ये सिग्मा ये पाई, फिर यहाँ ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई। तो पाई बॉन्ड्स कितने हैं बेंजीन में, तो आप कहेंगे 3, और आपको मालूम है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए कितना है तो आप कहेंगे 6। अब देखो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक हम लोग को 6 लाना है, 4n+2 को 6 कैसे ला सकते हैं? इफ तो कभी n को 0 लेके देखेंगे, कभी 1 लेके, कभी 2 लेके तो देखेंगे हम लोग। अगर हम लोग n बराबर 0 लेके देखें तो 0 लेंगे तो 4 × 0 ये हो गया 0 + 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई? 2, लेकिन हमको कितना लाना है? 6, तो 0 लेने से हुआ नहीं। अब देखते हैं n को 1 लेकर के, तो 4 × 1 + 2 यानी कि 4 और 2 आ गया 6। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, और हकेल्स रूल लगाने पर भी जब n को 1 रखते हैं तो संख्या कितनी आई है पाई इलेक्ट्रॉन्स की? 6 आई। यानी कि ये हकेल्स रूल फॉलो कर रहा है और उन सारे कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो हम आपको लिखे हैं, और इसलिए बेंजीन क्या है? एक कहेंगे तो आप कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है? क्योंकि ये एरोमेटिक होने के लिए सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। एक दूसरा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहां देखो, देखो मित्रों ये नेफ्थलीन। अब नेफ्थलीन में हम लोग देखेंगे कि क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है या फिर नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल है, यानी कि कंजुगेशन है, और कंजुगेशन है तो डीलोकलाइजेशन होगा। 2 कैरेक्टर देख लिए। सभी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो sp2 है, और sp2 है तो
sp और sp2 होना चाहिए, तीसरा कैरेक्टर हो गया। साइक्लिक भी है और प्लानर भी है, तो सारा कंडीशन फॉलो हो रहा है। और हमारा लास्ट जो सबसे जरूरी रूल है, हकेल्स रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए, आपको अगर यहां पूछा जाए कि पाई बॉन्ड कितने, आप कहेंगे सिग्मा पाई, मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा तो एक पाई। तो इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5 बॉन्ड जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछ दिया जाए, फिर से हम कह रहे हैं एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस तरह से 5 जो पाई बॉन्ड है कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब n का वैल्यू अगर 0 रखें तो 4 × 0 + 2 आया, लेकिन हमको तो 10 लाना है। फिर 1 रखते हैं तो 4 × 1 + 2 यानी कि 4 और 2 6 भी नहीं है क्योंकि हमको 10 लाना है। अब बढ़ाते हैं, 2 अगर रखें, इफ n = 2 तो 4 × 2 + 2 4n + 2 8 और 2 क्या 10 इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड के अंदर है, और हकेल्स रूल लगाने के बाद 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ भी रहा, यानी कि ये एरोमेटिक होने के लिए सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नेप्थलीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अभी तक 2 सिंपल एग्जांपल हम आपको दिखाए, एक बेंजीन का, एक नेप्थलीन का, और सारा एग्जांपल लेंगे, देखते हैं और भी क्या होता है। लिखिए आप, हम मिटाएंगे। तो चलो हम लोग नया एग्जांपल लेते हैं। अब देखते हैं डबल 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 और ये डबल और ये डबल। ये मित्रों, इससे पहले हम लोग बेंजीन और नेप्थलीन देखे हैं, ये एंथ्रासीन है। अब एंथ्रासीन में एरोमेटिसिटी को हम लोग एरोमेटिक है या नहीं ये देखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप गिन लीजिए कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने। पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। अब क्राइटेरिया देख लो कि साइक्लिक है, एक प्लेन में है, बोर्ड पे आपको दिख रहा है, प्लेनर है, कंजुगेशन भी है, लगातार डबल सिंगल बॉन्ड है, और कंजुगेशन है तो डीलोकलाइजेशन भी होगा। सभी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होने के कारण sp2 है, तो ये 5 कैरेक्टर तो वो कर रहा है फॉलो। हम लोग देख रहे हैं कि हकेल्स रूल फॉलो करता है कि नहीं। तो अब चलो, अगर n को हमको देखना है क्या, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो फिर से n को 0 रखो तो 4 × 0 + 2 आया, हमको 14 लाना है। 1 लेते हैं तो 4 × 1 + 2 6 आया, 2 लेते हैं तो 4 × 2 + 2 10 आया। अगर 3 ले ले तो हम लोग देख रहे हैं 4n + 2 से 4 × 3 + 2 यानी कि 12 + 2 14। क्या आपके एंथ्रासीन में 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हकेल्स रूल से भी आपको 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, अर्थात ये सभी क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंथ्रासीन भी क्या है, तो आप कहेंगे एक एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कोई परेशानी हो रही है समझने में आपको? लिखिए दूसरा एग्जांपल ड्रॉ कर। एग्जांपल सिंपल देखो, चलो ठीक। अब ये एक नजर में पता चल जाना चाहिए। सबसे पहले तो तुम हैकेल्स रूल लगाओ इस पे। पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर गिने तो 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। अब n को 0 रखते हैं तो 4 × 0 + 2 कितना आया 2।
1 रखते हैं तो 4 इंटू 1 प्लस 2 कितना आया 6, लेकिन हमको लाना कितना है 2 रखे, 4 इंटू 2 प्लस 2 10, यानी कि 0 1 2 3 कुछ भी रखने के बाद पाई इलेक्ट्रॉन जितना कि इसमें है वो हैकेल्स रूल से आ नहीं रहा है। तो फिर हमको कुछ देखना भी नहीं, हम सीधा लिख सकते हैं कि डज नॉट ये कंपाउंड जो आपका है ये हैकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है और इसलिए ये नॉट एरोमेटिक नहीं। दोनों एग्जांपल आप ड्रॉ करिए, लिखिए अपने कॉपी में और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल के लिए। तो चलो मित्रों हम लोग नया एग्जांपल लेते हैं। अगर इस तरह से कंपाउंड लिखा जाए, सबसे पहले तो देख लो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल माइनस, यानी कि डबल सिंगल प्लस डबल सिंगल माइनस, इस तरह से रहे तो उसको कंजुगेशन बोलते हैं। और कंजुगेशन है तो डिलोकलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि सभी कैरेक्टर करीब करीब फॉलो हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं हैकेल्स रूल फॉलो कर रहा है कि। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो तुम देखो 2 बॉन्ड तो क्लियरली दिख रहा है कि 2, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन, और निगेटिव चार्ज भी कंजुगेशन में शामिल है। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और कंजुगेशन में है, इसलिए हम उसको पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से ध्यान से समझना कि 2 यहाँ और 1 माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन जो कि कंजुगेटेड है डबल बॉन्ड से, इसको भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं। और इस तरह से अगर पूछा जाए कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे तो आप कहेंगे 6। अब हैकेल्स रूल लगाने के लिए 4n + 2 लगाने के लिए अगर n को 0 रखें तो 4 इंटू 0 + 2 2, और अगर n को 1 रखें तो 4 इंटू 1 + 2 4 और 2 6, यानी कि कंपाउंड के अंदर भी आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स आए और हैकेल्स रूल लगाने से भी 6, यानी कि ये हैकेल्स रूल के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है और फॉलो कर रहा है, इसलिए ये कंपाउंड क्या है तो आप कहेंगे एरोमेटिक। तो आप समझ रहे होंगे अलग अलग एग्जांपल से किस कब एरोमेटिक कहेंगे, कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम दिखा रहे हैं आपको, इसको देखिए। यहां डबल बॉन्ड, एक ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड हम लोग ये लेते हैं और एक कंपाउंड हम लोग ये लेते हैं। तो चलो देखते हैं कि इसमें कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। इस वाले कंपाउंड को देखो, ये दोनों ही कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ और इसलिए हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2, जबकि यहां वाला कार्बन इधर से भी सिंगल इधर से भी सिंगल सिंगल बॉन्डेड है तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। और आप जानते हैं कि एरोमेटिक होने के लिए जो 6 क्राइटेरिया आपको बताया गया है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि रिंग के अंदर का एटम या तो sp2 होना चाहिए या फिर sp होना चाहिए। sp3 होने के कारण ये कंपाउंड उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा और इसलिए हम लोग कहेंगे नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं। अब यहां देखें तो डबल सिंगल प्लस या फिर डबल सिंगल प्लस कंजुगेशन तो है, पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं इसमें कितना। ये तो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इस पर, तो पाई इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए 2। अब हैकेल्स रूल लगाना है 4n + 2, तो अगर हम लोग 0 रख दें n = 0 तो 4 इंटू 0 + 2 यानी कि 2। हम लोग क्या देख रहे हैं मित्रों, कंपाउंड्स के अंदर भी 2 और हैकेल्स रूल से भी 2 आ रहा है, यानी कि कंजुगेशन है, प्लेनर है, साइक्लिक है और हैकेल्स रूल वाले कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। और फॉलो कर रहा है तो इसीलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक होना चाहिए। अब यहां देखते हैं हम लोग, ये तो पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है डबल सिंगल माइनस कंजुगेशन भी है।
आपको हम अभी बताए थे कि एक निगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं हम लोग, और वो दोनों चूंकि कंजुगेशन में है तो पाई इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। इस तरह से एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो अगर आपसे पूछा जाए इस कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे 4। अब हकेल्स रूल लगाना है, तो चलिए 0 रखते हैं। 4 इंटू 0 प्लस 2 2, और 4 इंटू 1 प्लस 2 6, यानी कि 4 किसी भी कंडीशन में 0 रखने से, 1 रखने से, 2 रखने से n की वैल्यू को कभी भी ये 4 नहीं आ रहा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला कंपाउंड डज नॉट फॉलो हकेल्स रूल, और हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, और इसलिए लिखे है नॉट एरोमेटिक। बहुत सुंदर सा एग्जांपल है ये भी, और ये तीनों क्वेश्चन तो आप समझे होंगे यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कार्बन sp3 हो गया। आप लिखिए इसको, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो चलो मित्रों, कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर हम लोग देखते हैं एरोमेटिसिटी को। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? जब हम आपको ऑर्गेनिक शुरू किए थे तो इंट्रोडक्शन में बताए थे कि जब रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन का आइटम आए तो हम लोग उसको होमोसाइक्लिक कहते हैं, लेकिन कार्बन के अलावा जब दूसरे कोई आइटम भी आ जाते हैं उसमें हेट्रोसाइक्लिक कहने लगते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और यहां लोन पेयर। ये मित्रों पैरिडीन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड। रिंग के अंदर कार्बन है और कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है, इसलिए कैसा कंपाउंड है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हम लोग देखते हैं कि क्या पैरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। तो अगर आप कहेंगे कि सर पाई इलेक्ट्रॉन में 2 2 4 2 6, अभी तक तो हम लोग निगेटिव चार्ज या लोन पेयर को कंसीडर कर लेते थे। अभी देखेंगे रेजोनेंस करा करके कि ये लोन पेयर क्या कंजुगेटेड है, कंजुगेशन में है, और कंजुगेशन होगा तो ही इसको पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। अगर ये कंजुगेशन में नहीं होगा तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। तो पहले इसका रेजोनेंस देख लीजिए आप क्या हो रहा है। ठीक है, ये बना हुआ है। क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया इस पे। अब इस पॉजिटिव को हटाने के लिए ये यहाँ आया। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या आया? फिर से यहाँ नाइट्रोजन है जिसपे एक लोन पेयर, यहाँ रेजोनेंस के कारण निगेटिव, ये डबल बॉन्ड बना हुआ, और ये शिफ्ट करके यहाँ आया तो यहाँ पे एक बॉन्ड, और अब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव को हटाने के लिए डबल सिंगल प्लस, तो फिर से कंजुगेशन है, रेजोनेंस हुआ, ये यहाँ गया और यहाँ गया। तो अगला स्ट्रक्चर आप क्या देख रहे हैं? इस बॉन्ड के शिफ्टिंग के कारण यहाँ डबल बॉन्ड ये बना हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट कर गया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और क्या हुआ? यहाँ पे प्लस है, अगर ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट करे तो नया कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको ये आया। नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड। आप क्या देख रहे हैं मित्रों? ये 3 पाई बॉन्ड जो है लगातार पोजीशन चेंज कर रहा है, डिलोकलाइज्ड मूविंग। लेकिन क्या ये लोन पेयर जो नाइट्रोजन पर था वो कभी भी अपने पोजीशन को चेंज किया है? नहीं किया है। मतलब ये कंजुगेशन में शामिल नहीं है, और कंजुगेशन में शामिल नहीं तो डिलोकलाइज्ड नहीं, ये क्या है? लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड होने के कारण कभी इसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से पैरिडीन में अगर पूछा जाए कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो आप कहिएगा वो सारे इलेक्ट्रॉन जो डिलोकलाइजेशन में, यानी कि ये 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड है तो 6। अब हकेल्स रूल लगाने के बाद अगर हम लोग n को
0 रखते हैं तो 4n प्लस 2, 4 इंटू 0 प्लस 2, 2 आता है। और अगर 1 रखते हैं तो 4n प्लस 2 यानी कि 4 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 6। यानी कि कंपाउंड में अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो 6 और हकेल्स रूल से भी 6 आ रहा है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये पायरिडीन जो एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो क्या है, एरोमेटिक है। तो किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में डिसाइड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस करा के देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है उसके कंजुगेशन में है, जिसको कि पाई कंसीडर करें, और उससे पता चल जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है और कौन इस तरह से लोकलाइज्ड रह गया। और फिर हम लोग काउंट कर लेंगे अपने पाई इलेक्ट्रॉन को और फिर हकेल्स रूल लगाएंगे। अगर वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, फॉलो करता है, तो फिर हम लोग उसको एरोमेटिक कहेंगे। बहुत सुंदर एग्जांपल उतारिए आप इसको। तो अभी पायरिडीन देखे थे, एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं हम आपको समझाने के लिए, बड़ा जरूरी भी है। अच्छे से कॉपी में लिख के अच्छे से समझना और खुद से करना। एक बार जो भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम कैसे लाते हैं, रेजोनेंस कैसे करा रहे हैं, उसका प्रैक्टिस करना जरूर कॉपी पे। देखो एक कंपाउंड मित्रों, H और यहां एक लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, ये डबल। इस तरह से अगर पूछा जाए कार्बन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 बॉन्ड यहां दिख रहा है, तो 4 होने के लिए एक बॉन्ड यहां हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा। और नाइट्रोजन के लिए वैलेंसी एक नाइट्रोजन यहां है पूरा करने के लिए। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहेंगे C4 H1 2 3 4 और 5 H5N। C4H5N ये है क्या, पायरोल। अभी आप पायरिडीन देखे थे, अभी हम पायरोल दिखा रहे हैं। क्या यह भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है? तो हम देख रहे हैं कि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है, और नाइट्रोजन होने के कारण अलग एटम है और इसलिए एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हम लोग देख रहे हैं कि क्या यह पायरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। तो डायरेक्ट नहीं, पहले हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे कि सच में डिलोकलाइज्ड है या फिर नहीं। तो देखो, डबल सिंगल लोन या फिर डबल सिंगल लोन देख रहे हैं, कंजुगेशन में है ये लोन पेयर। तो अगर इसको यहाँ लाएं, यहाँ कार्बन की वैलेंसी या बॉन्ड इंक्रीज करने लगेगा, तो ये शिफ्ट करके चला गया अपने ऊपर एक एटम पे। तो आप नया स्ट्रक्चर जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिला आपको, अब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड बना हुआ है। तो डबल सिंगल माइनस ये शिफ्ट किया यहाँ, तो ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ। इस तरह से नया स्ट्रक्चर जो आपको आया वो ये आया। अब यहाँ निगेटिव और यहाँ बॉन्ड और यहाँ भी बॉन्ड। इस तरह से फिर शिफ्टिंग कराएंगे तो फाइनल स्ट्रक्चर जो हाइब्रिड आएगा हमको, वो ये आएगा H। और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है वो लगातार, और ये लोन पेयर लगातार डीलोकलाइज है। तो डीलोकलाइजेशन को दिखाने के लिए हम लोग ये फाइनल स्ट्रक्चर हुआ। तो पैरोल में क्या देखें, जिस तरह से पैरिडीन का लोन पेयर कंजुगेशन में रेजोनेंस में शामिल नहीं था, लेकिन पैरोल में वही लोन पेयर कंजुगेशन में शामिल है और रेजोनेंस में भाग ले रहा है। इस तरह से अगर हम लोग कहें कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, तो आप कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या चूंकि ये डीलोकलाइज्ड है तो 2 2 4 2 6। और अगर हकेल्स रूल लगाने के लिए n को 1 रखे तो 4n प्लस 2, 4 इंटू 1 प्लस 2 यानी कि 6। यानी कि कंपाउंड के अंदर जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, हकेल्स रूल से भी पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही आ रही। और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये पैरोल एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, पैरिडीन के तरह ही एक एरोमेटिक। तो ये तो आप एरोमेटिक क्राइटेरिया देखिए पैरिडीन पैरोल का। एक बड़ा क्वेश्चन अच्छा सा आता है कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए, एक थोड़ा सा देखिए आप कि अगर आपको ये क्या है, ये पैरिडीन है जो कि आपको पहले बताया गया था। और ये क्या है,
यहाँ लोन पेयर, ये क्या है, पायरॉल है। अब दोनों एरोमेटिक, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लोग कहते हैं बेस, यानी कि इसमें से जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। अभी आप देखे थे क्या कि किसी पैरिडीन का जो ये लोन पेयर है वो रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है, क्या है, लोकलाइज्ड। एक मिनट, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, जबकि आपके सामने है कि पैरोल का ये लोन पेयर कंजुगेशन में होने के कारण रेजोनेंस में भाग लिया है, यानी कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो डीलोकलाइज्ड। और आप जान रहे हैं कोई डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन लगातार रिंग के अंदर रेजोनेंस करने के कारण अलग अलग जगह पे जाते रहेगा, तो क्या ये अच्छे से डोनेट कर पाएगा अब दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को? लेकिन चूंकि ये रेजोनेंस में नहीं है, हर वक्त यहीं रहेगा, किसी तरह का डीलोकलाइजेशन इस लोन पेयर के कारण हो नहीं रहा है, तो ऑलवेज एक ही जगह पर लोकलाइज्ड रहने के कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है अच्छे से। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी देखा जाए तो लोकलाइज्ड लोन पेयर होने के कारण ये एक अच्छा डोनर है इसकी तुलना में, क्योंकि इसका लोन पेयर मूवमेंट कर रहा है डीलोकलाइज्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप कहेंगे लोकलाइजेशन के कारण, ऑलवेज यहां रहने के कारण कोई पैरिडीन ज्यादा बेसिक होता है पायरॉल से। तो मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताए, आप इसको अच्छे से समझ करके अच्छे से ध्यान देकर के पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम आपका बेंजीन रिंग शुरू करेंगे, उसके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, अच्छे से पढ़िए, धन्यवाद।